हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। हम लोगों ने चैप्टर 8 तक डिस्कस कर लिया है। इंश्योरेंस को डिस्कस कर लिया, पेंशन को डिस्कस कर लिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये। आपको प्रीलिम्स में कम से कम 3-4 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, तो आपको इसे अच्छे से तैयार रखना है। और जो भी इंश्योरेंस और पेंशन से जुड़ा मैंने बताया उससे एक आध क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो पूछ लिया जाए। जनरल टर्म्स के ऊपर पूछ लिए जाएंगे, लेकिन बैंकिंग सेक्टर के ऊपर आपको अच्छे से फोकस करना है ना। तो सबसे पहली बात करें तो इंडिया में आपको ही पता है बहुत पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। पब्लिक सेक्टर यानी कि उसमें आपका गवर्नमेंट की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होती है, और जो आपका प्राइवेट सेक्टर होता है वो उसमें आपका इंडिविजुअल कंपनीज का ओनरशिप होता है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है, 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक है, 45 फॉरेन बैंक्स हैं एज ऑफ 27 नवंबर 2020। इसको क्रोनोलॉजी के रूप में याद रख लेना, क्योंकि यूपीएससी ट्रैप में फंसा के पूछ सकती है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 45 फॉरेन बैंक से आपको लगेगा भारत की धरती पर इतने ज्यादा फॉरेन बैंक्स क्यों हो जाएंगे, लेकिन सत्य बात है फॉरेन बैंक्स की संख्या ज्यादा है। तो आपको क्या क्रोनोलॉजी देखना होगा, तो सबसे पहले फॉरेन बैंक्स की संख्या आ जाएगी, उसके बाद आपका प्राइवेट बैंक आ जाएगा, उसके बाद आपका पब्लिक सेक्टर बैंक आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रख लेना। मनी फंक्शंस की बात करें तो मनी प्राइमरली आपका 3 फंक्शंस में काम आएगा। एक तो आपका प्राइमरी फंक्शन होगा, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन होगा, तीसरा कंटीजेंट फंक्शन होगा। प्राइमरी फंक्शन यानी कि ये वैल्यू को मेजर करता है। इट इज ए मेजर ऑफ वैल्यू। आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो उसका आप एक सर्टेन प्राइस ऑफर करते हो, दैट इज योर मेजर वैल्यू, है ना। एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड यूनिट ऑफ अकाउंट, है ना, यूनिट ऑफ अकाउंट। और सेकेंडरी फंक्शन में आपका क्या हो गया, एसटीडी कहते हैं। सेकेंडरी फंक्शन को याद रखने के लिए स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि एक तो ये मनी आपका वैल्यू स्टोर करता है। 10 रुपये नोट है तो कहीं ना कहीं 10 रुपये की वैल्यू है उसमें। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात इट कैन हेल्प इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट यानी कि लेट से मैंने आज कोई सामान खरीदा, उसको 2 साल बाद 1 साल बाद पेमेंट करना है, तो इट कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट। ये आपका सेकेंडरी फंक्शन हो गया। कंटीजेंट फंक्शन की बात करें तो ये आपका क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है। अगर आपका बार्टर सिस्टम होता तो आप क्रेडिट सिस्टम कहां से लेकर आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मनी है। और मनी चूंकि आपका बैंक में डिपॉजिट हो सकता है तो उससे आपका बैंकिंग सिस्टम निकल कर आता है। क्रेडिट सिस्टम का आधार है ये। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, है ना, और लिक्विडिटी ऑफ मनी, क्योंकि मनी लिक्विड होती है, आपको पता है। तो ये बात है। तो अगर जरूरत के समय किसी को पैसे की जरूरत पड़ी तो लैंड को बेच के लिक्विडिफिकेशन किया जा सकता है, और जो भी पर्पस होगा उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो याद रखना है आपको प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन में मैंने बता दिया, सेकेंडरी फंक्शन एसटीडी, एंड कंटीजेंट फंक्शन यानी कि क्रेडिट सिस्टम का बेसिस है, एंड आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम एंड लिक्विडिटी ऑफ द मनी। अब बात करते हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। एक तरफ पैसे कहीं से आएंगे और दूसरी तरफ में क्या होगा, पैसे जाएंगे। तो ये होता है आपका डिमांड एंड सप्लाई रिलेशन ऑफ मनी। डिमांड की बात करें तो जो व्यक्ति होते हैं, पर्सन, हम और आप, ये पैसे को होल्ड करते हैं बेसिकली फॉर 3 मोटिव। 3 मोटिव होते हैं जिसके तर्ज पर मेनली पैसे को रखे जाते हैं घर में, जिसको नाम भी दिया गया है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ कीन्स। यानी कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने समझाया कि आखिर व्यक्ति मनी को लिक्विड फॉर्म में क्यों रखना चाहता है, लिक्विड फॉर्म यानी कि करेंसी के रूप में क्यों रखना चाहता है। पहली मोटिव तो बोला जाता है ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करने के लिए, दूध दही, है ना, ये सब रोजमर्रा के जो सामान है उसको खरीदने के लिए, है ना। ये हो गया ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव मोटिव यानी कि स्पेकुलेशन के आधार पर, यानी कि लेट से कि कोई व्यक्ति है जो ये सोचता है कि बैंकों में पैसे रखना इससे बेहतर है कि हम घर पे पैसे रखें, बिकॉज ये लेस रिस्की होगा देन लेंडिंग द मनी और इन्वेस्टिंग एनीवेयर। तो ये अब क्या हो गया, स्पेकुलेशन मोटिव, बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, है ना। दैट्स व्हाई पर्सन जो है वो लिक्विड फॉर्म में मनी को रखना प्रेफरेंस देते हैं। तीसरा है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव, है ना, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, है ना, तूफान आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, भविष्य में नौकरी चली गई तो ऐसे में क्या होगा, अल्टीमेटली ये होते हैं आपके प्रिकॉशनरी मोटिव। अदरवाइज सब के सब पैसे खर्च ना कर दिए जाएं, दैट्स व्हाई, है ना। प्रिकॉशनरी मोटिव का भी ऑब्जेक्टिव रहता है व्यक्ति के मन में टू मीट द अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन फ्यूचर। एग्जांपल के तौर पर देख लो, कार एक्सीडेंट, होम रिपेयर्स, ये सब हो सकते हैं। सप्लाई की बात करें तो सप्लाई मतलब क्या हुआ कि जो भी मनी सर्कुलेशन में डाला जाएगा एट ए गिवन पॉइंट इन द इकोनॉमी, तो वो सप्लाई होगा, है ना। ये आपका इकोनॉमी है। अब आरबीआई बैठा हुआ है, आरबीआई आपको भी पता है कि ये मनी सप्लाई करता है या फिर वहां मनी को एक्सट्रैक्ट आउट करता है। तो आरबीआई जब भी आपको मनी एक्स्ट्रा इकोनॉमी में डालेगा तो वो सप्लाई कर रहा है ना। तो सप्लाई में क्या हो गया, आपके अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन एट ए गिवन पॉइंट इन द इकोनॉमी, वो हो गया आपके
सप्लाई एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, इसको क्लासिफाई किया जा सकते हैं 4 कैटेगरीज में, M1, M2, M3, M4 along with M0, याद रखना है ना। द मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया, इसको क्लासिफाई करेंगे 4 कैटेगरीज में, दैट इज योर M1, M2, M3 एंड M4 along with M0। और M0 को रिजर्व मनी कहते हैं, याद रखना है आपको। और रिजर्व मनी इक्वल्स टू करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर डिपॉजिट विद RBI। इसको अच्छे से जितना रटना है रट लो, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ ले जाएंगे। रिजर्व मनी कंपोनेंट कंसिस्ट ऑफ करेंसी इन सर्कुलेशन, यस, बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI, यस, अदर डिपॉजिट विद RBI, यस। और हाई पावर्ड मनी की बात करें तो ये आपका टोटल लायबिलिटी, जो मॉनेटरी अथॉरिटी किसी भी देश का जो है उस पे जो होता है लायबिलिटी, वो आपका होता है हाई पावर्ड मनी। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में RBI आपका वो मॉनेटरी अथॉरिटी है, तो जो टोटल लायबिलिटी RBI का है वो आपका हाई पावर्ड मनी कहलाएगा, है ना। इसी को मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी कहते हैं। अच्छे से याद रखना है आपको, हाई पावर्ड मनी इज द टोटल लायबिलिटी ऑफ द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, दैट इज RBI इन केस ऑफ इंडिया, तो उसको हमने मॉनेटरी बेस या फिर हाई पावर्ड मनी कहा। M0 की बात करें तो करेंसी इन सर्कुलेशन प्लस बैंकर्स डिपॉजिट विद RBI प्लस अदर्स डिपॉजिट विद RBI, ये तो हमने अभी चीख कर पढ़ा। रिजर्व मनी को ही M0 मनी कहते हैं। नैरो मनी की बात करें तो नैरो मनी को M1 कहा जाता है। और नैरो मनी क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज हाईली लिक्विड है और बैंक जो है वो अपने लैंडिंग प्रोग्राम इस मनी से नहीं चला सकते, क्योंकि हाईली लिक्विड है। पता चला इन्होंने बैंकों ने पैसे दे दिए M1 वाले, और अल्टीमेटली रात में व्यक्ति आया और अल्टीमेटली पैसे की मांग करने लगा, तब क्या होगा? उसको तो देने पड़ेंगे ना, क्योंकि ये डिपॉजिटर के मनी है। दैट्स व्हाई कहा जाता है कि जितना ज्यादा लिक्विडिटी वाला मनी रहेगा, बैंक उतना कम लैंड करने का प्रयास करेगा उस कंपोनेंट से, है ना। तो M1 कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो, आपका बैंक जो है बचते हैं फ्रॉम लैंडिंग द मनी, ये आपको याद रखना है। तो नैरो मनी के बारे में क्या याद रखना है? नैरो मनी को M1 कहते हैं उसको, और हाईली लिक्विड रहता है। वैसे भी आपको पता होगा ये ट्रेंड M1, M2, M3, M4, जैसे जैसे हम उतरते हैं M4 की तरफ, वो जो लिक्विडिटी है वो कम होने लगती है ना। M1 is equal to currency with the public, demand deposit with the banking system and other deposits with the RBI। ये भी आपको याद रखने, ठीक है। यहाँ याद रखना है आपको, M1 is equal to currency with the public, demand deposit with the banking system and other deposit with RBI। और M2 की बात करें तो M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, याद रखना है। तो M2 की बात करें तो M1 में सेविंग डिपॉजिट ऑफ पोस्ट ऑफिस ये जुड़ जाएंगे। ब्रॉड मनी की बात करें दैट इज योर M3, इट इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट जो बैंकिंग सिस्टम के तहत की गई है, और इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं, और इट इज द स्टॉक ऑफ टोटल मनी। तो ब्रॉड मनी के बारे में 2-3 बात आपको याद रखना है। ब्रॉड मनी M3 इज इक्वल टू M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम, और इसे एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज भी कहते हैं, एंड इट इज द स्टॉक ऑफ टोटल मनी। M4 की बात करें तो M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एंड लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर, याद रखना है आपको, अच्छे से याद रखना है लिक्विडिटी इन डिसेंडिंग ऑर्डर अच्छे से। M1 मोस्ट लिक्विड होगा, देन M2, देन M3 एंड M4। मनी क्रिएशन की बात करें तो यहाँ पर आप देख लो कैसे मनी क्रिएशन होता है ना। ये आपने सुना भी होगा, मनी मल्टीप्लायर का भी नाम सुना होगा। एक तो फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम होता है। फ्रैक्शनल बैंकिंग सिस्टम कहने का मतलब ये है कि जो भी डिपॉजिट बैंकों के पास आए, आपको ही पता होगा कि पूरा का पूरा मनी बैंक अपने हाथों में नहीं रखता है। ऐसे में उसको बेनिफिट क्या होगा? तो अल्टीमेटली कुछ पैसे वो बैंक में रखेगा, बाकी वो लैंडिंग ऑपरेशन करेगा, जिसके माध्यम से वो मनी क्रिएट करेगा, है ना। तो ओनली अ फ्रैक्शन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स वो एक्चुअल कैश ऑन हैंड के रूप में रखे जाते हैं, और ये अवेलेबल होते हैं विड्रॉल के लिए, है ना। और बाकी जो बचे हैं वो मनी क्रिएशन में लग जाते हैं लैंडिंग ऑपरेशंस करके। तो मनी मल्टीप्लायर का क्या मतलब हुआ, है ना। मनी मल्टीप्लायर का मतलब ये हुआ कि बैंकों के पास लेट से कि कुछ मनी आई, अब उस मनी के माध्यम से वो कितना मल्टीप्लाई कर लेता है अपने मनी को, वो हो गया आपका मनी मल्टीप्लायर, है ना। तो ये आपका अमाउंट ऑफ मनी द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एट रिजर्व। यानी कि कोई भी मनी आया बैंक के पास, ये तो आपका एक तो रिजर्व में रखा जाएगा, और एक जो होगा लैंडिंग में दिया जाएगा, आपको ही पता है ना। तो लेट से कि 100 रुपीज आई थी, 100 रुपीज में आपका 10 रुपीज रिजर्व में रखी गई और 90 रुपीज लैंडिंग करी गई, तो अल्टीमेटली इसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न किया जाएगा, है ना। फिर ये लेट से कि ये जो 90 रुपीज है वो किसी अदर बोरोवर ने किसी दूसरे बैंक में डिपॉजिट करवाया, है ना।
अब यहाँ पर 90 रुपीज तो आ गए, बट 90 रुपीज आ गए, लेकिन अब ये जो बैंक है ये अपना रिजर्व कुछ रखेगा, है ना। अब रिजर्व रख के बाकी अमाउंट जो है वो आपका लैंडिंग में दे देगा, है ना, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट अर्न होंगे। तो इस हिसाब से आपका जो बैंक है वो कंटिन्यूअसली लैंडिंग ऑपरेशन करती है और अल्टीमेटली उस पर वो मनी अर्न करती है, मनी मल्टीप्लाई करती है और वही उसका प्रॉफिट भी बनता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो मनी मल्टीप्लायर की बात मैंने कर लिया। इट मेजर्स द अमाउंट ऑफ मनी द बैंक्स आर एबल टू क्रिएट इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स विथ एवरी यूनिट ऑफ मनी इट कीप्स एट रिजर्व। और ये ब्रॉड मनी M3 डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी, ये याद रखना डेफिनेशन। मनी मल्टीप्लायर अगर निकाला जाए तो ब्रॉड मनी दैट इज योर M3 डिवाइडेड बाय रिजर्व मनी M0। और व्हेन रिजर्व मनी इंक्रीजेज तो ब्रॉड मनी विल आल्सो इंक्रीज, है ना। तो रिजर्व मनी अगर बढ़ जाएगा, रिजर्व मनी हमने अभी डिस्कस किया था रिजर्व मनी, और अगर रिजर्व मनी बढ़ता है तो ब्रॉड मनी भी बढ़ जाएगा। और फॉर एग्जांपल मनी मल्टीप्लायर 6 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी यूनिट ऑफ मनी केप्ट एज कैश रिजर्व बैंक आर एबल टू क्रिएट 6 यूनिट ऑफ मनी। अगर आपका मनी मल्टीप्लायर 12 हुआ तो लेट्स से कि इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्टेन कैश रिजर्व रखने के बावजूद जो बचा हुआ पैसा है जो बैंक ने लैंड किया, है ना, लेट्स से कि रिजर्व आपका 10 रुपये रहा और 90 रुपये लैंडिंग किया, तो अगर मल्टी मल्टीप्लायर आपका 6 टाइम्स या 12 टाइम्स है तो आपका कितना मनी क्रिएशन हो गया आपका 90 इंटू 12, अगर 12 है तो, है ना, यानी कि 1800। अगर वो 6 टाइम है तो 90 इंटू 6 हो जाएगा, यानी कि 540 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से आपका मनी मल्टीप्लायर वर्क करता है। और अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन, यानी कि वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन की बात करें तो ये आपका मेजरमेंट है एवरेज रेट का जिस पर मनी एक्सचेंज करी जाएंगी इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, है ना। और जो वेलोसिटी ऑफ मनी को निकाले जाते हैं इज इक्वल टू जीडीपी एंड मनी सप्लाई, है ना। 2-3 बातें याद रखना है वेलोसिटी ऑफ मनी सर्कुलेशन की, कि इट इज एवरेज रेट एट विच मनी इज एक्सचेंज्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए गिवन टाइम पीरियड, और वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई। और ये राइज होती है विद जीडीपी एंड इन्फ्लेशन, ये अच्छे से याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो जीडीपी आपका ऊपर में, तो जीडीपी अगर बढ़ेगा तो वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ेगी, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो भी आपका जनरली जो वेलोसिटी ऑफ मनी है वो बढ़ेगी। याद रखना बढ़ सकती है, इसमें आप कंफर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मनी सप्लाई भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर मनी सप्लाई के मीटर को प्लस माइनस कर दिया जाए तो भी वेलोसिटी ऑफ मनी चेंज हो सकती है ना। तो यूजुअली राइज होते हैं बिकॉज किसी भी देश में आपका जीडीपी राइज ही होता है, इन्फ्लेशन बढ़ते हैं, है ना। तो ये जरूर याद रखना है, वेलोसिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू जीडीपी डिवाइडेड बाय मनी सप्लाई एंड इट विल यूजुअली राइज विद जीडीपी एंड इन्फ्लेशन। और वेलोसिटी ऑफ मनी वो हाई कब कब होंगी, ये केसेस आपको याद रखना है ना। डेवलपिंग कंट्रीज में ये आपका वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होते हैं, लो इनकम पीपल जो होंगे वहां पर वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होंगे, हाई फाइनेंशियल इंक्लूजन है तो भी वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होगा, बूम या फिर ग्रोथ पीरियड में वेलोसिटी ऑफ मनी हाई होगा, बिकॉज ये सब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, लो इनकम पीपल है या फिर जहां फाइनेंशियल इंक्लूजन ज्यादा है, इन सब में आपका कहीं ना कहीं ये इमर्जिंग इकोनॉमीज होते हैं, तो जीडीपी काफी तेजी से बढ़ते हैं, है ना। दैट्स व्हाई ये वेलोसिटी ऑफ मनी जो होते हैं वो इन देशों में ज्यादा होते हैं। एंड लेट्स मूव टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, है ना। मॉनेटरी पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी है अंडर विच आरबीआई मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करता है अंडर द आरबीआई एक्ट 1934 सो दैट इकोनॉमिक गोल्स जो इन्होंने दिए गए हैं उनको फुलफिल कर सके। याद रखना मॉनेटरी पॉलिसी का प्रोविजन आपका आरबीआई एक्ट 1934 में 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओरिजिनली ये आरबीआई के पास मॉनेटरी पॉलिसी का कोई टूल नहीं था, लेकिन 2016 में इसे लाया गया, है ना। और एम क्या है, टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब बेसिकली मनी सप्लाई, इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इन सबको मेंटेन करने के लिए जो टूल आरबीआई इस्तेमाल करता है उसको 2 भाग में बांटा गया है, एक तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। When we talk about expansionary monetary policy, एक्सपेंशनरी मतलब आप समझ सकते हैं एक्सपेंशन होगा, यहाँ पर मनी सप्लाई जो है वो आरबीआई बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो जब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाता है आरबीआई तो इसके तहत मनी सप्लाई जो है वो बढ़ेंगे, है ना। मनी सप्लाई बढ़ेंगे तो अल्टीमेटली आरबीआई क्या करेगा, आप ही लॉजिक लगाओ कि अगर हमें इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ाना है तो इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई फिक्स करेगा, लेट्स से रिपो रेट, वो ज्यादा करेगा या फिर कम करेगा। आपने सही सोचा, कम करेगा, बिकॉज
इससे आपका क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा। बैंक जो है वो आरबीआई से और ज्यादा लो इंटरेस्ट रेट पर फंड एक्सेस कर सकते हैं, है ना। तो डेफिनेटली एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जब आरबीआई अपनाती है तो आपका मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, लोअर होगा इंटरेस्ट रेट आपका, साथ ही साथ डिमांड जो है वो बढ़ेगा। क्यों डिमांड बढ़ेगा, लोगों के पास पैसे आएंगे तो भाई साहब डिमांड भी बढ़ेगा। ये सब आप याद रख सकते हो, याद रखने की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली लॉजिक से इसको यूज कर सकते हो। तो दूसरा है आपका, वो है आपका कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी इसका अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, मनी सप्लाई आपका डिक्रीज होगा, है ना, मनी सप्लाई डिक्रीज होगा। तो मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो इसमें क्या होगा, आरबीआई जो है करक पॉलिसी अपनाएगा। करक कहने का मतलब वो गुस्से में एकदम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा, बैंकों को बोलेगा भाई साहब बहुत हो गया, हम तो अब इतने कम रेट में दे ही नहीं सकते, ये मैं आपको 15% के इंटरेस्ट रेट पर दूंगा, जाओ देखते हैं क्या कर लेते हो। तो अल्टीमेटली तब ऐसी स्थिति को आप कह सकते हो कि आरबीआई जानबूझकर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो इसी को आप कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपके बढ़ा दिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो इससे होगा क्या, अब लोन ही महंगा हो गया तो अल्टीमेटली डिमांड तो घट जाएगा ना। एंड अब बात करते हैं अब जो टूल्स अपनाए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। तो जो भी टूल्स अपनाए जाते हैं उसको दो भाग में आप बांट सकते हो, एक तो आपका क्वालिटेटिव टूल्स और दूसरा क्वांटिटेटिव टूल्स। तो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वांटिटेटिव टूल्स, तो आप देख सकते हो जो क्वांटिटी को ये रेगुलेट करता है, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है, याद रखना है, इट कंट्रोल द क्वांटिटी यानी कि वॉल्यूम ऑफ द मनी। और ये इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं, याद रखना, दो तीन बातें याद रखना क्वांटिटेटिव टूल्स के लिए। ये इनडायरेक्ट टूल्स होते हैं और ये वॉल्यूम ऑफ द करेंसी को कंट्रोल करता है ना। और ये डेफिनेटली आपका वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट को ये कंट्रोल करता है। एंड एम क्या है, टू कंट्रोल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना हो, तो ये सब टूल्स अपनाए जाते हैं, है ना। तो लेट्स मूव। तो क्वांटिटेटिव टूल्स, सबसे पहली बात तो यही याद रखना प्रीलिम्स के लिए कि आपको यूपीएससी बोलेगा कौन सा क्वांटिटेटिव टूल्स है। बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लॉन्ग टर्म रेपो रेट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, है ना, और ओपन मार्केट ऑपरेशन, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये आपको याद रखने हैं ना। ये सब याद रखने आपको, ये सब आपके क्वांटिटेटिव टूल्स है। इससे क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ द क्रेडिट रेगुलेट होंगी। कौन कौन से हो गए आपके, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, कैश रिजर्व रेशियो, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट। याद रखना है कंठस्थ, आपको यहाँ आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। वी विल डिस्कस वन बाय वन। बैंक रेट की बात करें तो यानी कि ये आपका मिनिमम रेट होगा एट विच आरबीआई प्रोवाइड लोन टू द कमर्शियल बैंक। सिंपली आरबीआई जिस मिनिमम रेट पर बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को लोन देता है वो आपका बैंक रेट कहलाया। लेकिन ये बैंक रेट और रेपो रेट में क्या अंतर है, पहली बात तो ये कि ये रेपो रेट होते हैं, रेपो रेट में भी आपको आरबीआई लैंड करेगा कमर्शियल बैंक को, लेकिन शॉर्ट टर्म नीड्स जो बैंकों की जरूरत होगी लिक्विडिटी की, उसके लिए याद रखना है आपको, यहाँ पर भी आपको आरबीआई लैंड करेगा कमर्शियल बैंक को टू मैनेज द शॉर्ट टर्म नीड्स ऑफ लिक्विडिटी, जिसमें एक एग्रीमेंट भी होगा कि अभी हम आपको पैसे तो दे रहे हैं लेकिन बाद में आपको वापस हमें पे करने हैं, रिपे करने हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गिरवी रखा जाएगा बैंकों के द्वारा, और बाद में जब टर्म आपका खत्म हो जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, पैसे बैंक आरबीआई को देंगे और वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस रीपर्चेज कर लिया जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रीपर्चेज रेट, है ना। तो इसमें आपको क्या कोलेटरल रिक्वायर्ड होती है, बिल्कुल हाँ, कोलेटरल बैंकों को देने पड़ते हैं और देने के बाद इसको फिर कोलेटरल वापस लेने भी पड़ते हैं जब आपका टर्म ओवर हो जाएगा तो, है ना। प्री डिटरमाइंड डेट एंड रेट इज इक्वल रेपो रेट। होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। बैंक रेट आपको याद रखना है कि यहाँ पर कोई कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, लेकिन रेपो रेट में कोलेटरल गिरवी रखने पड़ते हैं बैंकों को, और जब ये आपका डेट खत्म हो जाएगा तो अल्टीमेटली बैंक को रीपर्चेज भी करने पड़ते हैं कोलेटरल को वापस। बात करें रिवर्स रेपो रेट की, तो रिवर्स रेपो रेट में उल्टा होता है। रिवर्स कर दो रेपो रेट को, उल्टा क्या होगा इसमें कि आरबीआई, वैसे तो एक तरीका है ये इकोनॉमी से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने का ओवरनाइट बेसिस पे, तो इसके तहत क्या होता है कि आरबीआई बेसिकली पैसे मांगेगा बैंकों से, कमर्शियल बैंक से, कि भाई साहब ओवरनाइट बेसिस के लिए हमें आप पैसे दे दो और ये लो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये गिरवी रखते हैं, भविष्य में हम उसे खरीद लेंगे। तो जब आरबीआई का मकसद पूरा हो जाता है और अल्टीमेटली तब जाके आरबीआई क्या करेगी आपको कि उस पैसे वापस बैंक को दे देगा और अल्टीमेटली कोलेटरल वापस ले लेगा। तो जिस रेट पर
बैंक जिस रेट पर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन देगी उस रेट को रिवर्स रेपो रेट कहेंगे, और जिस रेट पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को लोन देगी वो हो गया आपका रेपो रेट, है ना। इसे अच्छे से याद रखना है, और दोनों में कोलेट्रल की रिक्वायर्ड होती है, याद रखना है आपको। और आरबीआई रिवर्स रेपो रेट से क्यों पैसे मांगता है फ्रॉम द बैंक, सो दैट लिक्विडिटी जो एक्सेस है उसे एब्जॉर्ब किया जा सके, है ना। तो ये याद रखना है। होप आप लोगों को रिवर्स रेपो रेट और रिपो रेट में अंतर क्लियरली समझ आ गई होगी, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात ये रखना है आपको याद कि इट इज लोअर देन द रेपो रेट, है ना। रिवर्स रेपो रेट लोअर होता है रेपो रेट से, इसका एक ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो अगर आपका रिवर्स रेपो रेट ज्यादा रहेगा तो जो कमर्शियल बैंक है वो आरबीआई के पास ही पैसे डिपॉजिट करने लगेंगे। तो अल्टीमेटली ये फिर क्रेडिट फैसिलिटी जनता को, कंपनीज को क्यों प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही उनको ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आराम से वो रेपो रेट पर खरीदेंगी और रिवर्स रेपो रेट पर लैंड कर देंगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई आरबीआई जानबूझकर आपका जो रिवर्स रेपो रेट है वो आपका कम रखता है देन द रेपो रेट, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन भी आरबीआई के द्वारा लाया गया टूल है, जिसमें आपका 1 से 3 इयर्स तक मनी बैंकों को दिया जा सकेगा एट ए प्रिवेलिंग रेपो रेट। जनरली रेपो रेट में क्या होता है, आपको शॉर्ट टर्म लेंडिंग होती है, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन में क्या होगा कि लॉन्गर टर्म के लिए बैंकों को पैसे दिए जा सकेंगे एट ए प्रिवेलिंग रेपो रेट एक्सेप्टिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज विथ मैचिंग और हायर टेन्यूर एज कोलेटरल। और सब कुछ सिस्टम सेम है जैसा कि रेपो और लॉन्ग रेपो रेट ऑपरेशन में है, बट अंतर क्या है, यहाँ पर टर्म बढ़ा दी गई है ना। और वहां पर जो रेपो रेट है वहां पर आपका शॉर्ट टर्म के लिए होता है, दोनों जगह कोलेटरल की रिक्वायरमेंट होगी, है ना। बट याद रखना ये लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन इंडिपेंडेंट है रेपो रेट से, है ना, ये जरूर याद रखना। और ये जो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन स्कीम है ये आपका एडिशन या फिर एडिशनल स्कीम होगा टू द एग्जिस्टिंग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशन। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ऑपरेशन को भी हम डिस्कस करेंगे क्या है, साथ ही साथ एलएएफ के तहत रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट आ जाते हैं ना, ये आपको पता होना चाहिए। द एग्जिस्टिंग वी हैव द रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट and marginal standing facility operation. There is additional one which is added by the RBI, that is your long term repo operation. Now कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो बेसिकली वो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करता है। इसमें क्या होगा कि आरबीआई जितना कैश रिजर्व रेशियो रखने के लिए बोलेगा, यानी कि एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जितना सीआरआर मेंटेन करने के लिए बोलेगा वो बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा विद द रिजर्व बैंक, याद रखना विद द रिजर्व बैंक, है ना, इन सर्टेन परसेंट ऑफ इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज व्हिच विल बी स्पेसिफाइड बाय द आरबीआई। तो 2-3 बातें याद रखना है, सीआरआर इट विल बी मेंटेन बाय द बैंक विद द आरबीआई। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या रखना है, ये आपका कैलकुलेट किया जाएगा नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज के ऊपर, है ना, ये 2 बातें याद रखना है। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि सीआरआर पर कोई भी इंटरेस्ट बैंकों को नहीं मिलता है इस मनी के ऊपर, है ना, ये याद रखना है आपको। जो नेक्स्ट वन है आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है ना। तो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जो है वो कॉमर्शियल बैंक को अलाउ करती है, प्राइमरी डीलर्स को अलाउ करती है कि वो मनी बोरो करे वाया रीपर्चेजिंग एग्रीमेंट और रिपो या रिवर्स रिपोज, है ना। और कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल किए जाते हैं टू सपोर्ट द बैंक इन एडजस्टिंग द डेली फ्लक्चुएशंस इन द लिक्विडिटी। एंड इसमें यह भी होगा कि अगर बैंक के पास अपना एक्सेस मनी है तो उसे पार्क कर सकती है विद आरबीआई इन केस ऑफ एक्सेस लिक्विडिटी, या फिर अगर मनी की कमी है तो वो लिक्विडिटी एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम द आरबीआई एट ए टाइम ऑफ डेफिसिट ऑन एन ओवरनाइट बेसिस अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सिंपल भाषा में कहें ये जो एलएएफ है आपका और कुछ नहीं बल्कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ही है, तो ये याद रखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी आपका क्वांटिटेटिव टूल्स ही है, और इसमें क्या होता है आपका, जाहिर सी बात है ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें आपका आरबीआई जो है होगा वो या तो सिक्योरिटीज सेल करेगा या फिर परचेज करेगा, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशन में यही होते हैं। और इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना आपको, जब मॉनेटरी पॉलिसी और जब एक्सपेंशनरी होगा तो फिर आरबीआई का एक्शन, ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शनरी होगा तो क्या होगा, याद रखना है। तो जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई अपनाएंगे तो सिंपल सा बात है, आरबीआई क्या करेगा, इकोनॉमी में मनी इन्फ्यूज करना चाहेगा, तो ऐसे में क्या करेगा, वो इकोनॉमी से जो सिक्योरिटीज है वो खरीदेगा। सिक्योरिटी खरीदेगा तो आरबीआई बदले पैसे इकोनॉमी को प्रोवाइड करेगा। तो याद रखना है
एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई बेसिकली सिक्योरिटीज खरीदता है फ्रॉम द बैंक्स, फ्रॉम द इकोनॉमी, और इसके बदले में होगा क्या, मनी इंजेक्ट करेगा इकोनॉमी में। कॉन्ट्रैक्शनरी में इसका उल्टा होगा, आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट में और लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करवाएगा फ्रॉम द इकोनॉमी, है ना। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्शनरी में। नाउ नेक्स्ट इज योर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक आप कह सकते हो पीनल रेट, जिसके ऊपर शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोरो करेंगे मनी फ्रॉम द आरबीआई ओवर एंड अबव व्हाट दे कैन बोरो फ्रॉम द आरबीआई अंडर द एलएएफ। याद रखना है आपको, है ना। यानी कि एमएसएफ के माध्यम से भी जो बैंक होंगे वो बोरो कर सकते हैं मनी फ्रॉम द आरबीआई, बट इट इज ऑलवेज फिक्स्ड एट हायर रेट देन द रेपो रेट, है ना। तो रेपो रेट से हायर रेट पर आपको ये फिक्स किए जाते हैं। एम क्या है, टू रिड्यूस द वॉलेटिलिटी इन द ओवरनाइट लेंडिंग रेट इन द इंटरबैंक मार्केट। एंड वी हैव द एसएलआर कोटा। एसएलआर कोटा में क्या होता है, इसमें आपका एसएलआर इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जहां पर बैंक को अपने पास, याद रखना यहाँ पर बैंक को अपने पास होल्ड करना पड़ता है हाईली लिक्विड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, है ना। और ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसके पीछे, तो बेसिकली इसके पीछे वही होता है बैंकरप्सी को अवॉइड करना, टू इंश्योर कि बैंक पूरा का पूरा फंड लैंड ना कर दे एंड ऑलवेज हैव इनफ लिक्विडिटी, है ना। और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी में याद रखना है आपको कि इसमें एसएलआर कोटा वाले जो कोलेटरल्स होते हैं उसको गिरवी रखकर बेसिकली बैंक लोन लेते हैं, बट चूंकि ये एसएलआर कोटा वाले लोन लेते हैं तो अल्टीमेटली इसका जो रेट है, इंटरेस्ट रेट है, वो हाइयर रखा जाता है। तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी फैसिलिटी। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग डिफरेंस बिटवीन सीआरआर एंड एसएलआर। तो ये याद रखना है, वी विल डिस्कस बिटवीन द सीआरआर एंड एसएलआर। तो सीआरआर की बात करें तो बैंक्स मेंटेन करेगी सीआरआर को विद द आरबीआई, याद रखना है यहाँ विद द आरबीआई इंपॉर्टेंट है, एट ए सर्टेन परसेंटेज ऑफ टोटल डिमांड एंड टोटल लायबिलिटी। और फिर सीआरआर इज मेंटेन ओनली इन द कैश फॉर्म, ये भी याद रखना है, कोई भी इंटरेस्ट सीआरआर पे नहीं मिलेगा। एंड इट हेल्प्स रेगुलेट द लिक्विडिटी ऑन द इकोनॉमी, ये भी याद रखना है। एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन द टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एंड जो रेंज है वो अभी आप देख सकते हो, यानी कि सीआरआर का रेंज भी है 3% से मैक्सिमम 15% सीआरआर को किया जा सकता है ना, याद रखना है। और एसएलआर की बात करें तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो इज दैट परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट जहां पर बैंक को अपने पास जो है वो होल्ड करने पड़ेंगे, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो या फिर आपका गोल्ड हो, यानी कि समझ रहे हो एसएलआर में आपका हाईली लिक्विड एसेट में रखना पड़ेगा बैंकों के पास एज ए रिजर्व। और ये एसएलआर मेंटेन की जा सकती है इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटीज व्हिच इज अप्रूव्ड बाय आरबीआई, यानी कि गोल्ड, कैश एंड अदर सिक्योरिटीज अप्रूव्ड बाय आरबीआई। और यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, ये जरूर याद रखना है। एंड हेल्प्स रेगुलेट द क्रेडिट फैसिलिटी इन द इकोनॉमी, ये भी याद रखनी है। एंड इट इज कैलकुलेटेड ऑन नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। एंड एसएलआर हैज एन अपर लिमिट ऑफ 40%, यानी कि मैक्सिमम एसएलआर कितना फिक्स किया जा सकता है 40%, और लोअर लिमिट 23%, ये याद रखना है ना। तो लोअर लिमिट आपका 23%, मैक्सिमम लिमिट आपका 40%। वैसे ये जो दो फैक्ट है इसको वेरीफाई कर लेना, मुझे लग रहा है कि गलत है, क्योंकि एसएलआर कोटा 40% मैक्सिमम लिमिट तो है, और मिनिमम लिमिट को आप चेक कर लेना, क्योंकि अभी फिलहाल शायद एसएलआर कोटा आपका 18% है, तो ये लोअर लिमिट 23% नहीं, इससे कम हो सकती है। एक बार ये वेरीफाई कर लेना। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट वेरीफाई आपको ये करना है कि जो हमने कैश रिजर्व रेशियो अभी पढ़ा, हाँ ये जो आपका यहाँ पर आप देख लो, जो कैश रिजर्व रेशियो निकाला गया है वो आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज पर निकाला गया है, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने जो निकाला है सीआरआर वो है आपका टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो इसको भी एक बार आप वेरीफाई जरूर कर लेना, है ना। और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना चेक कर करके क्या ये सही है या गलत है ना। और ये दूसरा जो गलती है वो यहाँ पर हो सकता है, ये भी आप चेक कर लेना, जो एसएलआर का मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट क्या है और सीआरआर का मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट क्या है, और उसके आधार पर आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द मॉनेटरी पॉलिसी क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स पर मूव करते हैं। सो हम लोगों ने क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ आरबीआई डिस्कस किया था, एंड नाउ ऑनवर्ड्स we will discuss about the qualitative tools। याद रखना क्वालिटेटिव टूल्स जो होगा आरबीआई का, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन्स को कंट्रोल किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लेट्स से कोई आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहां पर आपको लोन की क्वांटिटी बढ़ानी है तो उस सेक्टर में स्पेसिफिकली एक्शन लिया जाएगा। या फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उस सेक्टर में अगर कोई स्पेसिफिक क्रेडिट बढ़ानी है
तो वहां पर जब हम स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज कंट्रोल करने लगते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को या फिर लोन को, तो वहां क्वालिटेटिव टूल का इस्तेमाल होता है ना। वी विल फोकस ऑन पार्टिकुलर डायरेक्शन, जबकि हमने क्वांटिटेटिव टूल में देखा था हम पार्टिकुलर डायरेक्शन पर नहीं, ओवरऑल इकोनॉमी में लिक्विडिटी को एडजस्ट कर रहे थे। यहाँ पर हम पार्टिकुलर डायरेक्शन, पार्टिकुलर सेक्टर में लिक्विडिटी को एडजस्ट करेंगे, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये आप देख लो। अगर हम बात करें मेजर्स एंड द डिस्क्रिप्शन, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की बात करें तो मार्जिन रिक्वायरमेंट इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन द करंट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर ए लोन, जिसको कोलेटरल कह सकते हैं, एंड जो वैल्यू ऑफ लोन गारंटेड, यानी कि लेट से कि कोई कोलेटरल मैंने गिरवी रखा, उसका दाम ओरिजिनल प्राइस अगर देखा जाए 100 रुपया है, लेकिन जब लोन लेने गए तो पता चला आपका 80 रुपीज है ना। तो ये आपका हो जाएगा मार्जिनल रिक्वायरमेंट, ये जो आपका है ना डिफरेंस। और आरबीआई क्या कर सकता है, ये आपका 80 से 70 कर सकता है, 60 कर सकता है, 80 से 90 कर सकता है, अगर उसे कंट्रोल करना हो लिक्विडिटी को, तो है ना। तो इस वे से भी आपका आरबीआई लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। तो याद रखना है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड फॉर ए लोन, जिसको कोलेटरल कहा जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द लोन गारंटी। और याद रखना है, मार्जिन जितना ज्यादा होगा लेसर विल बी द लोन ग्रांटेड। कहने का मतलब ये है कि लेट से कि 100 रुपये का कोलेटरल है, उसको मैं 60 कर दूं, 70 से 50 कर दूं, 40 कर दूं, तो मार्जिन आप देख सकते हो ज्यादा आ रहा है। तो जितना ज्यादा मार्जिन उतना कम लोन ग्रांट होगा। और एग्जांपल की बात करें तो आरबीआई को लगे कि क्रेडिट एलोकेट होना चाहिए, मोर क्रेडिट एलोकेट होना चाहिए प्रायोरिटी सेक्टर को, तो ये क्या करेंगे, मार्जिन रिड्यूस कर देंगे, है ना। तो ये सब एक तरीका अपनाया जा सकता है। और फिर देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप देख सकते हो डेडिकेटेड सेक्टर पर एक्शन लिया जा रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर लोन लिया जा रहा है। यहाँ पर कोलेटरल या जो लोन अप्लाई करने के लिए दी गई है, लेट से 10,000 की, 10% अगर मार्जिन रखा गया तो आपको 9,000 का लोन मिल जाएगा, है ना। तो 10,000 का है, 9,000 का लोन मिल जाएगा, 10,000 का कोलेटरल है, 9,000 का लोन मिल जाएगा। अब यही आरबीआई क्या करेगा, 10% से बढ़ा के 20% कर देगा, है ना, 25% कर देगा अगर उसको लिक्विडिटी कम करनी हो इकोनॉमी से। पर्सनल लोन के सेक्टर में आप देख सकते हो 10,000 का आपका लोन है, कोलेटरल 10,000 का कोलेटरल है, 25% मार्जिन रख दिया तो आपका 7,500 लोन ही आपको दिया जाएगा, है ना। तो आप देख सकते हो, है ना। क्रेडिट रैशनिंग की बात करें तो क्रेडिट रैशनिंग में क्या होगा कि सेंट्रल बैंक लिमिट इश्यू करेगा क्रेडिट अमाउंट के ऊपर टू बी ग्रांटेड बाय ईच कमर्शियल बैंक, यानी कि जो भी कमर्शियल बैंक होंगे उनको एक लिमिट सेट कर दिया जाएगा कि भाई साहब आप इतना क्रेडिट जो है वो इश्यू कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, एक बेनिफिट होगी कि जो आपका बैंक होंगे वो अनवांटेड सेक्टर को क्रेडिट देने से बचेंगी, है ना। अनवांटेड क्रेडिट सेक्टर, लेट से कि कोई सेक्टर खूब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अब भर भर के उन्हें लोन दिया जाएगा तो डेफिनेटली वो इफेक्टिव नहीं होगा, रेदर कि हम उससे ना देकर किसी नीडी सेक्टर को दे दे। तो इस प्रकार से क्रेडिट रैशनिंग किया जा रहा है, यानी कि क्रेडिट का रैशन कर दिया जाएगा, यानी कि उसको उचित दिशा में फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, है ना। और मोरल सुएशन इज नथिंग बट ये डायरेक्टिव्स, मीटिंग्स, परसुएशन एंड प्रेशर, इंस्पेक्शंस, ये सब जो होते रहते हैं। आरबीआई कहीं आरबीआई के गवर्नर कभी जाएंगे किसी मीटिंग में और यहाँ पर बोलेंगे कि बैंकों को जो है वो ट्रांसपेरेंसी लगानी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। ये आपका मोरल सुएशन हो गया, एक प्रकार से सजेशन देना कि हाँ बैंक ये करे, बैंक ये ना करे, है ना। तो ये सब होते हैं मोरल सजेशन या परसुएशन। डायरेक्ट एक्शन में क्या होता है, फाइन्स इंपोज किए जाते हैं, डायरेक्ट आरबीआई एक्शन ले लेगा, इसके तहत आपके फाइन्स इंपोज कर दिए जाएंगे। बैनिंग द नॉन कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, रिफ्यूजिंग डिस्काउंटिंग ऑफ देयर बिल्स एंड रिफ्यूज द क्रेडिट सप्लाई, ये सब आपका डायरेक्ट एक्शन। नाउ मूव टू द अदर एसोसिएटेड टर्म्स, ये सब याद रखने आपको, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको याद रखने हैं। मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में क्या होंगी कि जो आरबीआई के द्वारा सिक्योरिटीज इश्यू करी जाएंगी, और ये सिक्योरिटीज इश्यू कहाँ करी जाएंगी, इकोनॉमी में। और इसे इश्यू करने का क्या पर्पज होगा कि जो एक्सेस लिक्विडिटी इकोनॉमी में मौजूद है ना, उसको सक आउट कर लिया जाए फ्रॉम द मार्केट वाया इश्यूइंग ऑफ द सिक्योरिटीज। इसमें आपका ट्रेजरी बिल्स इश्यू किया जा सकता है, डेटेड सिक्योरिटीज इश्यू किया जा सकता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, याद रखना। और अमाउंट रेज्ड अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, ये आरबीआई के द्वारा मेंटेन करी जाती है, याद रखना। अमाउंट रेज्ड अंडर द मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम वो आरबीआई के द्वारा मेंटेन करी जाएगी, और इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि एक्सेस लिक्विडिटी को मार्केट से शक आउट करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया जाता है। नाउ टॉक अबाउट बेस रेट, तो बेस रेट की बात करें तो ये आपका मिनिमम रेट होगा
जो आरबीआई के द्वारा सेट आउट किया जाता है, बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लैंड टू इट्स कस्टमर। याद रखना है, नाम से ही आप पता चल सकता है कि बेस रेट विल बी द मिनिमम रेट सेट आउट बाय द आरबीआई बिलो विच बैंक्स आर नॉट अलाउड टू लैंड टू इट्स कस्टमर। और मेन कंपोनेंट ऑफ बेस रेट सिस्टम की बात करें तो इसमें देख लो आप, कॉस्ट ऑफ फंड्स, जैसे इंटरेस्ट रेट ऑफर किए जाते हैं बैंक के द्वारा ऑन द डिपॉजिट, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग सीआरआर ये हो गई, फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस टू रन द बैंक, एंड ये याद रखना, इट डज नॉट कंसीडर रेपो रेट इन देयर कैलकुलेशन, इफेक्टिव मॉनेटरी ट्रांसमिशन वाज नॉट हैपनिंग। बेसिकली आपको बेस रेट कैलकुलेट, पहले क्या होता था ना, आपका बेस रेट जब सेटअप किया जाता था तो कॉस्ट ऑफ फंड्स ये तो हो गए, है ना, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द सीआरआर, प्रॉफिट मार्जिन, है ना, और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो भी खर्चा आता है एसी कूलर चलाने में, और एज वेल एज इंटरनेट पे आउट्स, ये सब को जोड़कर बेस रेट कैलकुलेट किया जाता था, है ना। और पहले क्या होता था, रेपो रेट नहीं इसमें ऐड किए जाते थे, लेकिन अब रेपो रेट जब ऐड नहीं किए जाएंगे तो मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आरबीआई जो ऑब्जेक्टिव सेट करता है कि लिक्विडिटी को कम करने या बढ़ाने हैं, कहीं ना कहीं ये इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट नहीं करते थे। दैट्स वाई आपका आरबीआई क्या कहते हैं उसको, एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट का कंसेप्ट लेकर आते हैं ना, जिसमें एक सर्टेन आपके फैक्टर्स होंगे, पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल उसमें आपका ये रेपो रेट भी होगा, और भी कुछ सिक्योरिटीज होते हैं, उसको सेट करना बैंक के इंटरेस्ट रेट के साथ मैंडेटरी कर दिया गया था, सो दैट अगर आरबीआई कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज लाए तो वो रिफ्लेक्ट हो आपका इकोनॉमी में भी। और ये आपको भी पता है कि कैसे संभव होगा, जब बैंक जो है वो इसे इम्प्लीमेंट करेंगे आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी वाले को, तो बैंक नहीं करा करती थी, दैट्स व्हाई आरबीआई ने ये एक्सटेंडेड बेंचमार्क वाला कंसेप्ट ले आया। नाउ वी हैव द एमसीएलआर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ये जो एमसीएलआर है, पहले बेस रेट का कंसेप्ट होता था, उसके बाद आपका आता है एमसीएलआर, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लैंडिंग रेट। इसने बेस रेट को रिप्लेस कर दिया टू डिटरमाइन द लैंडिंग रेट फॉर कमर्शियल बैंक, और ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट है जो बैंक लैंड कर सकता है। याद रखना, मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक कैन लैंड इट, याद रखना है, मिनिमम इंटरेस्ट रेट दैट ए बैंक कैन लैंड इट। और ये टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क होगा, है ना, इट इज ए टेनोर लिंक्ड इंटरनल बेंचमार्क, मीनिंग ये जो रेट है वो डिटरमाइन करी जाएंगी इंटरनली बाय द बैंक, और ये डिपेंड करेगा ऑन द पीरियड लेफ्ट फॉर द रिपेमेंट ऑफ लोन। और ये एमसीएलआर क्लोजली लिंक्ड है एक्चुअल डिपॉजिट रेट के साथ, और इसे कैलकुलेट किए जाते हैं 4 कंपोनेंट्स के आधार पर। याद रखना है आपको, एमसीएलआर जो कैलकुलेट किए जाते हैं वो आपका 4 कंपोनेंट्स के आधार पर। इसमें देख लो, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लिया जाएगा, टेनोर प्रीमियम लिया जाएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट लिया जाएगा, एंड निगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो ये भी लिया जाएगा, है ना। नाउ वी हैव द नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आपको पता होना चाहिए। एक तो आपका क्या होता है ये कि जो सम ऑफ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि आपको पता है जो डिपॉजिट आता है वो तो डिमांड डिपॉजिट आ सकता है, वो फिर टाइम डिपॉजिट आ सकते हैं ना। तो ये जो आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज को आप जोड़ दो, और इसमें जो आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आता है, इसमें आपका ये विद द पब्लिक या फिर अदर बैंक, इसमें आपके दोनों साथ आते हैं। और फिर उसको अगर आप माइनस कर देते हो, डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट विच इज हेल्ड बाय द अदर बैंक, तो ये आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आ जाती है ना। तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज इज नथिंग बट जो आपका डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, यानी कि जो डिपॉजिट हुआ जनता का वो हो गया, है ना। तो विद द पब्लिक और द अदर, तो ये डिपॉजिट्स या तो पब्लिक का हो सकता है या फिर अदर बैंक में हो सकते हैं। और फिर दूसरा जो आपका डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ एसेट हेल्ड बाय द अदर बैंक, तो ये आपका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज आ गया, है ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करें तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, ये आपका ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होगा। आपको भी पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ट्रेड किए जाते हैं, बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं और इश्यू किए जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। और याद रखना है, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जिसका जो मैच्योरिटी होता है लेस देन ईयर होता है ना, उसको आप ट्रेजरी बिल कहते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। और जो दूसरा है आपका लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिसमें ओरिजिनल मैच्योरिटीज मोर देन ईयर होते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा, या फिर लॉन्ग टर्म, इसको गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी भी कहते हैं। याद रखना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर आल्सो नोन एज गवर्नमेंट बॉन्ड या फिर डेटेड सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, और मैच्योरिटीज का मोर देन 1 ईयर होता है। और ट्रेजरी बिल्स की बात करें तो ये
याद रखना है आपको। ट्रेजरी बिल्स यानी कि जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर से कम होती है तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू नहीं किए जाते हैं, जबकि जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं या फिर डेटेड सिक्योरिटीज होते हैं वो बहुत स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। याद रखना है आपको अच्छे से, ट्रेजरी बिल नॉट इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की बात करें तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि जो भी फिक्स्ड एसेट है ना, फिक्स्ड एसेट में जो भी एडिशन हो रहा है उसको आप एग्रीगेशन कह सकते हो, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हो, है ना। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन रिफर्स टू एग्रीगेट ऑफ ग्रॉस एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट, यानी कि जो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ प्लस चेंज इन स्टॉक ड्यूरिंग द काउंटिंग पीरियड, है ना, जो स्टॉक में चेंजेस हुए। तो सिंपल आपको याद रखना है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन इज योर एग्रीगेट ऑफ, यानी कि सम ऑफ ग्रॉस एडिशन टू द फिक्स्ड एसेट, that is your fixed capital formation plus change in stocks during the counting period. And now we have the check truncation system. चेक ट्रंकेशन सिस्टम की बात करें तो इसमें आपका ये ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम होगा, है ना। ये चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपको याद रखना है एनपीसीआई का है ना। एनपीसीआई नेशनल पावर पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेसिकली एनपीसीआई इज योर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। तो याद रखना है चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका एनपीसीआई का है। और ये तो आपको चेक ट्रंकेशन सिस्टम के बारे में, सॉरी ये स्लाइड बंद हो गई थी, दैट्स वाई ये आपको फिर से देखने को मिल रहा है। तो चेक ट्रंकेशन सिस्टम आपका एनपीसीआई का है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ये ऑनलाइन इमेज बेस्ड चेक क्लियरिंग सिस्टम होता है ना, जो आरबीआई के द्वारा अंडरटेक किए जाते हैं फॉर फास्टर क्लियरिंग ऑफ द चेक। और ये कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ फिजिकल चेक्स है ना, उन सब का कॉस्ट ये खत्म करता है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल चेक्स को मूव नहीं करवाए जाएंगे वन लोकेशन टू अदर। साफ साफ यहाँ कहा जाए तो आराम से इमेज स्कैन करके भेज दिया जाएगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा और अल्टीमेटली चेक क्लियरेंस हो जाएंगे। और अभी रिसेंटली आपने एक न्यूज में सुना होगा पॉजिटिव पे मैकेनिज्म, इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द क्लियरेंस ऑफ चेक, जो सिक्योरिटी को एनहांस करता है ना, कि अगर हाई वर्थ का चेक क्लियरेंस करना है तो जो जिसके यहाँ से पैसे निकाले जाएंगे उसके पास मैसेज आएगा और वो जब रिप्लाई करेगा तभी आपको अप्रूवल होगी। तो ये आप पॉजिटिव पे मैकेनिज्म भी याद रख लेना, है ना। नेक्स्ट इज योर बैंक्स, काफी इंपॉर्टेंट है। तो बैंक्स की बात करें तो बैंक्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं जो बोरोवर्स और लैंडर्स को कनेक्ट करते हैं ना। एक फंड सरप्लस होता है तो एक फंड डेफिसिट होता है, तो ये बैंक काम आ जाती है फंड डेफिसिटर को फंड सरप्लस वाले से कनेक्ट कर देती है ना। इट विल एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड विल लैंड मनी टू बिजनेसेस एंड कंज्यूमर्स। और इनका जो प्राइमरी लायबिलिटीज है वो क्या है आपका डिपॉजिट्स, और प्राइमरी एसेट क्या है लोन एंड बॉन्ड। याद रखना, ये वैसे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यूपीएससी लायबिलिटी और एसेट के ऊपर जरूर क्वेश्चन पूछ लेती है ना। तो कौन सा लायबिलिटी कहलाएगा कौन सा एसेट कहलाएगा उससे भी डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल तो आपको याद रखना है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो लायबिलिटी होते हैं क्योंकि उसको पे करना पड़ता है वापस, और जो लोन और बॉन्ड है वो प्राइमरी एसेट होते हैं क्योंकि इसकी मदद से उनको प्रॉफिट होती है। आरबीआई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको 1935 में सेटअप किया गया था अंडर आरबीआई एक्ट 1934। बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट से पहले जो सेंट्रल बैंक का फंक्शन किया जाता था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता था, है ना। आरबीआई ने अपना ऑपरेशन 1 अप्रैल 1935 से शुरू किया और इसे एस्टेब्लिश किया गया है वाया आरबीआई एक्ट 1934, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी भी कहते हैं। याद रखना है आपको, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। सिमिलरली एसबीआई इज आल्सो ए स्टैट्यूटरी बॉडी, और इसकी लेगलिटी कहां से मिलती है, एसबीआई एक्ट 1955, आपको पता है नेशनलाइज्ड है एसबीआई। और आरबीआई डिड नॉट स्टार्ट एज ए गवर्नमेंट ओन्ड बैंक, ये शुरुआत में या ओरिजिनली प्राइवेटली हेल्ड बैंक हुआ करता था। आज़ादी के बाद गवर्नमेंट ने रिजर्व बैंक ट्रांसफर टू पब्लिक ऑनरशिप एक्ट 1948 पास किया था और आरबीआई को नेशनलाइज कर लिया, यानी कि उसने अपने कंट्रोल में ले लिया बाय पेइंग द प्राइवेट शेयर होल्डर्स एप्रोप्रिएट कंपनसेशन। और इसलिए कह सकते हैं कि नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई आपका 1949 में हो गया था, फ्रॉम जनवरी 1 1949, एंड आरबीआई स्टार्टेड वर्किंग एज ए गवर्नमेंट ओन्ड बैंक। तो याद रखना है आरबीआई का नेशनलाइजेशन 1949, बट ये जो आपका एसबीआई का नेशनलाइजेशन है ये 1955 में हुआ था, ये याद रखना है। क्रोनोलॉजी भी पूछ लेती है कभी कभी। एंड आरबीआई आपका सुप्रीम मॉनेटरी एंड बैंकिंग अथॉरिटी है इन द कंट्री, और ये बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया उसे कंट्रोल करता है। और इसे रिजर्व बैंक कहा जाता है बिकॉज ये रिजर्व जो भी है कॉमर्शियल बैंक्स के, आपको ही पता है रिजर्व रखने पड़ते हैं, है ना, तो उसको ये अपने पास रखता है। इट इज कॉल्ड रिजर्व बैंक एज इट कीप्स द रिजर्व्स ऑफ ऑल कॉमर्शियल बैंक। तो एक बार टाइमलाइन देख लो आरबीआई के एस्टेब्लिशमेंट को लेकर। 1926 में रॉयल कमीशन, दैट इज योर हिल्टन यंग कमीशन, इंडियन करेंसी के ऊपर एस्टेब्लिश करी गई थी
और इन्होंने रिकमेंड किया था कि सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया वो क्रिएट किए जाए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कमीशन आरबीआई एक्ट अल्टीमेटली 1934 में पास करवाया गया और आरबीआई को स्टेब्लिश करवाया गया था। आप देख सकते हो 1934 में आरबीआई बिल वाज पास्ड एंड रिसीव्ड द गवर्नर जनरल एसेंट। 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक कमेंड ऑपरेशन एज इन इंडिया सेंट्रल बैंक एज ए प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक विथ पेड अप कैपिटल 5 करोड़ रुपया का। एंड 1949 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनलाइज किया रिजर्व बैंक को अंडर द आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1949। उसके बाद 1949 में आरबीआई आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बैंक बन गई। फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करें तो आरबीआई बहुत सारे फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। अभी तो हमने देखा क्वालिटेटिव टूल, क्वांटिटेटिव टूल है ना, तो ये फंक्शंस ऑफ आरबीआई हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो ये कि मॉनेटरी अथॉरिटी है आरबीआई। कैसे? क्योंकि ये मॉनिटर करती है, इंप्लीमेंट करती है मॉनेटरी पॉलिसीज को और प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करने का प्रयास करती है इकोनॉमी में, व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, है ना। तो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो ये भी इंश्योर करेगा, साथ ही साथ प्राइस स्टेबिलिटी भी हो, यानी कि हायर इन्फ्लेशन, टू हाई इन्फ्लेशन ना हो जाए, टू लो इन्फ्लेशन ना हो जाए, है ना। एंड रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। आरबीआई इज रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? बिकॉज एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट को ये फैसिलिटेट करवाता है, ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, है ना। साथ ही साथ एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी उसको भी मेंटेन करता है ना, कि अगर कहीं रुपी की वैल्यू डाउनग्रेड हो रही है तो वहां पर आरबीआई एक्ट कर जाएगा, है ना, या फिर कुछ ज्यादा ही अपग्रेड हो रही है तो वहां पर भी आरबीआई एक्ट करेगा। अपने अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन पढ़ा होगा, है ना। एंड इश्यूअर ऑफ करेंसी, करेंसी का इश्यूअर है ही है, और ये इश्यू करता है, एक्सचेंज करता है या फिर डिस्ट्रॉय भी करता है करेंसी को, कॉइन्स को, नॉट फिट फॉर सर्कुलेशन। डेवलपमेंटल रोल भी है। डेवलपमेंटल रोल किस वे में? बिकॉज ये वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस प्रोवाइड करता है टू सपोर्ट द नेशनल ऑब्जेक्टिव, लाइक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करवाना फॉर रूरल और एग्रीकल्चरल फाइनेंस, ये सब। दैट्स वाई ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट सुन रहे हो, ये सब क्या है? आपका डेवलपमेंटल रोल ही तो है। फाइनेंशियल इंक्लूजन भी करवाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्टेड ए बैंक लेड मॉडल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करवाने के लिए आरबीआई ने बैंक लेड मॉडल अडॉप्ट किया है, और आरबीआई ने कहीं ना कहीं सीरीज ऑफ पॉलिसी मेजर्स भी लिए हैं। एग्जांपल, नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट में क्या होते हैं? वैसे अकाउंट हैविंग द नील और वेरी लो मिनिमम बैलेंस एज वेल एज चार्जेस दैट वुड मेक सच अकाउंट एक्सेसिबल टू वास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, है ना। तो ये याद रखो, नो फ्रिल अकाउंट क्यों लाए जाते हैं? सो दैट जो व्यक्ति कम पैसे अर्न करते हैं तो उनको ये ऐसा कोई मिनिमम वैल्यू वाला मिनिमम बैलेंस रखने वाला कोई नियम कानून ना फॉलो करवाया जाए, दैट्स व्हाई, है ना। तो नो फ्रिल अकाउंट का कंसेप्ट है अकाउंट आइदर विद नील और वेरी लो मिनिमम बैलेंस, और चार्जेस जो है वो भी काफी कम लगते हैं, दैट्स व्हाई इट कैन बी एक्सेसिबल टू द लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, आप देख सकते हो जो डिवाइसेस है लाइक एटीएम्स, हैंड हेल्ड devices to identify the user accounts via card and biometric identifier, deposit taking machines आपने देखा होगा, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी, ये सब बैंकिंग सर्विसेज ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी एट चीपर कॉस्ट विथ मोर ईज, ये सब प्रोवाइड कर सकती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी बैंकिंग सेक्टर में भी आप देख रहे हो। एंड नाउ वी हैव द बैंकर टू बैंक्स, है ना। तो बैंकों का बैंक कहते हैं आरबीआई को, बिकॉज ये बैंकिंग अकाउंट को मेंटेन करते हैं ऑल शेड्यूल बैंक्स के, एंड इट ऑल्सो एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट बाय प्रोवाइडिंग फंड्स टू द बैंक्स। एंड बैंकर टू गवर्नमेंट, याद रखना गवर्नमेंट के लिए भी ये बैंकर का काम करती है। कैसे? तो मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन ये प्रोवाइड करती हैं फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, एंड ये इंटरेस्टेड हैं विद द सेंट्रल गवर्नमेंट्स मनी रेमिटेंसेस एक्सचेंज एंड मैनेजेस पब्लिक डेब्ट, है ना। ये भी आप याद रख सकते हो। बैंकर टू द गवर्नमेंट, मर्चेंट बैंकिंग फंक्शन काम करता है सेंट्रल बैंक के लिए एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के लिए। कहीं यानी कि अगर गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत पड़ेगी तो बैंक आरबीआई जो है सिक्योरिटी इश्यू करके पैसे दे सकता है ना। मनी फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करवा सकता है ना। कोई डिस्पैरिटी इकोनॉमी में आ गई, है ना, तो उस डिस्पैरिटी को भी खत्म करवाया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं आरबीआई के स्ट्रक्चर और आरबीआई के वेरियस जो आपके एक्ट में प्रोविजंस है उसके बारे में। तो गवर्नर ऑफ आरबीआई की बात करें तो अपॉइंटमेंट की बात करते हैं सबसे पहले। तो ये जो आपका आरबीआई का अपॉइंटमेंट होता है वो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी होती है, जिसको हेड किया जाता है, याद रखना है, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, और ये बेसिकली रिकमेंड करते हैं और उसके बाद इसे इन्हें अपॉइंट किया जाता है ना। अपॉइंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है बेसिकली। और जो टर्म होता है आप देख लो, सेक्शन 8
क्लाउज 4 ऑफ द आरबीआई एक्ट, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस फॉर सच अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 years, ये भी याद रखना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में फिक्स व्हेन अपॉइंटिंग देम, है ना, तो 3 years का आपको टर्म रखा जाता है ना। एंड रीअपॉइंटमेंट की बात करें तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द गवर्नर, याद रखना है इस पॉइंट को। आरबीआई एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर एनी क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन फॉर द गवर्नर। रिमूवल की बात करें तो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पर आपको ये याद रखना है, ये जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी है जो रिकमेंड करेगी नाम को, जिसके बाद गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा, वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड किया जाएगा। टर्म 3 years एंड रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है। क्वालिफिकेशन वही है कि आपका प्रोवाइड नहीं किया गया है आरबीआई एक्ट में। और रिमूवल की बात करें तो द गवर्नर कैन बी रिमूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड अगर हम बात करें सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई की, आरबीआई के सब्सिडरीज की बात करें तो देख लो, मिनिमम वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड गोल्ड ऑफ 200 करोड़, 150 करोड़ रुपी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और गोल्ड बुलियन, एंड रेस्ट 85 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। तो बेसिकली ये आपका गलत स्लाइड दे दिया है। ये आपका मिनिमम रिजर्व्स सिस्टम जो आरबीआई के अंतर्गत मेंटेन करने पड़ते हैं उसका पॉइंट ऊपर दिया गया है और सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई का नीचे दे दिया गया, तो आप यहाँ पे टेक केयर कर लो। मिनिमम रिजर्व सिस्टम ऑफ आरबीआई की बात करें तो मिनिमम वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड गोल्ड वो याद रखना है 200 करोड़ का, है ना। तो आरबीआई को मिनिमम 200 करोड़ रुपए का गोल्ड रखना पड़ेगा और 115 करोड़ रुपीज इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर गोल्ड बिलियन में होना चाहिए। और बाकी जो आपके रेस्ट 85 करोड़ बचेंगे वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी, तो याद रखना है आपको, है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट हेल्ड गोल्ड वो होगा आपका 200 करोड़, जिसमें आपको 115 करोड़ तो आपको इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या गोल्ड बिलियन होगा, या फिर 85 करोड़ जो बचे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी होंगे, और जो रिमेनिंग होंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में रखा जाएगा विच इज इश्यूड एंड हेल्ड बाय द आरबीआई। अब बात करते हैं सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई की। आरबीआई की सब्सिडरीज यानी कौन कौन सी इनके सब्सिडरी कंपनी है, याद रखना आपको। डीआईसीजीसी की बात हमने की थी, ये आपका 100% आरबीआई की सब्सिडरी है ना। एंड भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, ये भी आपका सब्सिडरी है आरबीआई की। एंड रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रिबीट, यह भी आपका सब्सिडरी है आरबीआई की। एंड इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, ये भी आपका आरबीआई की सब्सिडरीज है। एंड नेक्स्ट इज योर इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ आरबीआई, ये अच्छे से याद रखना कहाँ कहाँ से इनकम सोर्सेस आरबीआई को आते हैं और कहाँ कहाँ ये खर्च करते हैं। याद रखना अगर इनकम की बात करें तो रिटर्न फ्रॉम फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट इनके पास होंगे तो वहां से इनको जो भी है एप्रिसिएशन जब होगा तो रिटर्न वहां से आएंगे। साथ ही साथ रूपी डिनोमिनेटेड गवर्नमेंट बॉन्ड, उस पर इंटरेस्ट जरूर इनको मिलता है तो वहां से इनको इनकम आ जाएंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन ओवरनाइट लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, तो यहाँ से आ जाएंगे। एंड मैनेजमेंट कमीशन ऑन हैंडलिंग द बोरोइंग्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ से भी आ जाएंगे, है ना। और एक्सपेंडिचर की बात करें तो जब ये करेंसी प्रिंट करेंगे तो यहाँ पर खर्चा जाता है, आपको ही पता है। स्टाफ एक्सपेंडिचर, कमीशन गिवन टू कमर्शियल बैंक्स एज वेल, कमीशन टू द प्राइमरी डीलर्स, ये सब कुछ एक्सपेंडिचर है ना। तो प्रिंटिंग ऑफ करेंसी, स्टाफ एक्सपेंडिचर, कमीशन गिवन टू कमर्शियल बैंक्स, कमीशन टू द प्राइमरी डीलर्स, ये सब। और अगर हम बात करें एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ आरबीआई, तो याद रखना है ये सब अच्छे से याद रखना है, ये लायबिलिटीज कौन सी है, एसेट कौन सी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लायबिलिटीज की बात करें तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक एंड वोल्ट कैश हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक, याद रखना वोल्ट कैश भी लायबिलिटीज है। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर लायबिलिटीज, है ना, ये याद रखना है आपको। एंड एसेट की बात करें तो फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी एसेट में आएगा, बिल परचेजेज एंड डिस्काउंट्स, ये भी आपके एसेट में आएगा। कोलेट्रल्स बाय कमर्शियल बैंक, ये भी आपके एसेट में आएंगे। लोन इन एडवांसेस तो आएंगे। रुपी सिक्योरिटीज आएंगे, गोल्ड कॉइन बुलियन ये भी आएंगे, है ना। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। आरबीआई क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करती है, इसे भी आपको रटा होना चाहिए, है ना। तो रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया एनुअली आपका पब्लिश होता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, याद फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट हाफ ईयरली प्रोड्यूस होता है, ये भी याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये भी आपका हाफ ईयरली पब्लिश होता है। एंड रिपोर्ट ऑन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये भी हाफ ईयरली पब्लिश होता है। बाय मंथली पॉलिसी स्टेटमेंट हर 2 महीने में, आपने भी सुना होगा। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये क्वार्टरली, ये याद रखना है आपको, है ना। इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्वार्टरली। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे क्वार्टरली। रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल रिव्यू, ये भी आपका आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो याद रखना है आपको पब्लिकेशंस ऑफ द आरबीआई, है ना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, टाइप्स ऑफ बैंक इन इंडिया। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक यानी कि एक तो आरबीआई होगा,
उसके बाद शेड्यूल बैंक्स, शेड्यूल बैंक्स का भी दो डिवीजन है, एक तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स होंगे, दूसरा आपका शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, है ना। और फिर जो आपका नॉन शेड्यूल बैंक्स आएगा उसमें आपका लोकल एरिया बैंक होंगे और नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होंगे, है ना। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक की बात करें तो इसमें आपका पब्लिक सेक्टर बैंक आ गया, जैसे एसबीआई ग्रुप हो गया, है ना, और जो वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक हो गए वो आ जाएंगे, एंड अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में आपका या तो नए हो सकते हैं या पुराने वाले हो सकते हैं। उसके बाद शेड्यूल कमर्शियल बैंक में आपके फॉरेन बैंक्स भी हो सकते हैं, एंड इवन आरआरबीज कैन बी योर शेड्यूल कमर्शियल बैंक, याद रखना है आपको, है ना। तो अच्छे से याद रखना है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में योर प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, आरआरबीज ये भी आ सकते हैं, है ना। और शेड्यूल्ड कोऑपरेटिव बैंक में कौन से आ जाएंगे, तो एक तो आपका शेड्यूल रूरल कोऑपरेटिव आएगा जिसमें प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज आ जाएंगी, और शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव में कौन आएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक आएंगे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आएंगे, है ना। और नॉन शेड्यूल बैंक की बात करें तो लोकल एरिया बैंक आ गए, और फिर दूसरा आपका नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आ गए। तो अच्छे से याद रखना है टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया, इसमें आपका सेंट्रल बैंक दैट इज योर आरबीआई, और दूसरा है आपका शेड्यूल बैंक, और तीसरा है आपका नॉन शेड्यूल बैंक। नॉन शेड्यूल बैंक में आपने देखा, ये अच्छे से याद रखना है, लोकल एरिया बैंक इज नॉन शेड्यूल बैंक, है ना। ये शेड्यूल और नॉन शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल बेसिकली जब बैंक आरबीआई एक्ट है और इसके तहत एक शेड्यूल होती है, उस शेड्यूल में अगर बैंकों के नाम आ गए तो वो शेड्यूल बैंक हो गए, अगर नहीं आ रहे तो वो नॉन शेड्यूल हो गए, है ना। तो लोकल एरिया बैंक नॉन शेड्यूल बैंक होते हैं, नॉन शेड्यूल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, और शेड्यूल बैंक के कैटेगराइजेशन के बारे में तो हमने बात किया ही किया, है ना। एंड कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जैसा कि मैंने बोला शेड्यूल बैंक के बारे में, तो ये आपका सेकंड शेड्यूल, याद रखना है सेकंड शेड्यूल इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट शेड्यूल नहीं, सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 इसमें है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कैनरा बैंक आपका शेड्यूल बैंक है, और शेड्यूल बैंक आर एलिजिबल फॉर लोन्स फ्रॉम द आरबीआई एट द बैंक रेट, है ना। तो बैंक रेट के ऊपर आपको शेड्यूल बैंक्स को लोन मिल जाएगा फ्रॉम द आरबीआई, एंड रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सीआरआर विद आरबीआई, ये तो है ये। एंड टाइप्स की बात करें तो कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, है ना, अभी हमने डिस्कस किया। नॉन शेड्यूल बैंक की बात करें तो ये सेकंड शेड्यूल में लिस्टेड नहीं होंगे आरबीआई एक्ट 1934 के, और ये आरबीआई के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेंगे, और ये सीआरआर मेंटेन करते हैं अपने साथ ही, ये याद रखना है। नॉन शेड्यूल बैंक ये मेंटेन करते हैं सीआरआर विद देम से, नॉट विद आरबीआई, काफी इंपॉर्टेंट है। एंड मेनी कोऑपरेटिव बैंक्स आर नॉन शेड्यूल, ये भी याद रखना है। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो पब्लिक सेक्टर बैंक मोर देन 50% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, याद रखना है। कमर्शियल बैंक में क्या होगा, आपका जो पब्लिक सेक्टर बैंक होगा मोर देन 50% इज हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, याद अच्छे से रखना है। पब्लिक सेक्टर बैंक में जो होगा आपका कमर्शियल पब्लिक सेक्टर बैंक मोर देन 50% शेयर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक मोस्ट ऑफ द कैपिटल इज इन प्राइवेट हैंड, और फॉरेन बैंक हो जाए। फिर आपका कोऑपरेटिव हो गया, कोऑपरेटिव में अर्बन हो गया, स्टेट कोऑपरेटिव हो गया, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी हो जाते हैं, है ना। डिफरेंशियल बैंक की बात करें तो डिफरेंशियल बैंक के एग्जांपल आपको याद रखने पास, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक एग्जांपल है डिफरेंशियल बैंक का, इवन पेमेंट बैंक इज योर एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक इज एन एग्जांपल ऑफ डिफरेंशियल बैंक। डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो याद रखना ये सब आपका डेवलपमेंट बैंक है, नाबार्ड, सिडबी, एक्सिम एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, आईएफसीआई, ये सब आपके डेवलपमेंट बैंक है। अब ये है आपका रेसिडेक्स, तो बेसिकली ये रेसिडेक्स जो है वो आपका नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है रेसिडेक्स, और ये आप कह सकते हो भारत की पहली ऑफिशियल हाउसिंग प्राइसिंग इंडेक्स है ना। वो क्या मेजर करेगा, रेसिडेक्स हाउसेस के प्राइस के फ्लक्चुएशंस को मेजर करेगा, है ना। और ये इनिशिएटिव है नेशनल हाउसिंग बैंक का, याद रखना है, आरबीआई का नहीं, नेशनल हाउसिंग बैंक का। और ये जो स्कोप है ये वाइडन किया गया है अंडर द एनएचबी रेसिडेक्स ब्रांड, और इसमें हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्सेस ये इंक्लूड किए जाते हैं, लैंड प्राइसेस इंडेक्सेस इश्यू किए जाते हैं, एंड बिल्डिंग मटेरियल प्राइसेस इंडेक्सेस भी इश्यू किए जाते हैं, एंड ऑल्सो हाउसिंग रेंटल इंडेक्स भी इश्यू किए जाते हैं। बैंकिंग सर्विस इंडेक्स की बात करें तो बैंकिंग सर्विस इंडेक्स याद रखना, ये बैंकिंग सर्विस इंडेक्स आरबीआई के द्वारा बेस ईयर 2011, और ये इन्फ्लेशन को मेजर करता है इन द फीस चार्ज बाय द बैंक्स, याद रखना है ना, इन्फ्लेशन इन द फीस चार्ज बाय द बैंक फॉर एनईएफटी, आरटीजीएस, कार्ड ट्रांजेक्शन, मोबाइल बैंकिंग, है ना, तो उसको ये मेजर करता है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, कोऑपरेटिव बैंक। तो कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो जो मेंबर्स होंगे उस कोऑपरेटिव बैंक के, उसी का ये बिलोंग करेगा, है ना। ये एक समय में ऑनर भी खुद रहेंगे और कस्टमर्स ऑफ देयर बैंक भी रहेंगे, एंड अंडर ड्यूअल कंट्रोल, क्यों, बिकॉज रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे कंट्रोल करती है, साथ ही साथ आरबीआई भी इसे कंट्रोल करती है। और ये जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं, विथ ईच मेंबर हैज वन बोर्ड। और कोऑपरेटिव बैंक्स ये प्राइमरी फाइनेंसर्स होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए,
है ना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स के लिए। और ये जो बैंक है ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन होते हैं जो रजिस्टर किए जाते हैं अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912। और ये बैंक जो है वो वर्क करते हैं अकॉर्डिंग टू द कोऑपरेटिव प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस। ये बात आपको याद रखनी है ना। नाउ वी मूव टू द डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक की बात करें तो इसमें आपका पेमेंट बैंक आ जाता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ जाता है ना। तो पेमेंट बैंक की बात करें तो याद रखना है आपको, पेमेंट बैंक में आपका ये उषा थ्रोट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आता है। याद रखना है पेमेंट बैंक आपका उषा थ्रोट कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर आता है और ये एक्सेप्ट कर सकते हैं डिपॉजिट को, लेकिन अप टू 1 लाख ओनली पर इंडिविजुअल। और ये लैंड कर सकते हैं इन एनी फॉर्म। याद रखना है कैन ओपन स्मॉल सेविंग अकाउंट्स एज वेल एंड रेमिटेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। याद रखना है रेमिटेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। एंड अलाउड टू इश्यू एटीएम या डेबिट कार्ड। याद रखना है अलाउड टू इश्यू एटीएम या डेबिट कार्ड बट नॉट क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं कर सकते। एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, थर्ड पार्टी लोन्स, ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना। म्यूचुअल फंड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड पेमेंट बैंक कैन अप्लाई फॉर कन्वर्जन इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक आफ्टर 5 years ऑफ ऑपरेशन, है ना। तो 5 साल के ऑपरेशन के बाद पेमेंट बैंक अप्लाई कर सकते हैं फॉर कन्वर्जन इनटू फाइनेंस बैंक आफ्टर, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो देख लो आप, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये स्टैब्लिश होते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नचिकेत मोर कमेटी। अच्छे से याद रखना है स्मॉल फाइनेंस बैंक नचिकेत मोर कमेटी। और ये जो आपका पेमेंट बैंक है उषा थ्रोट रिकमेंडेशन। और इसके तहत यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक के तहत डिपॉजिट्स किसी भी अमाउंट का लिया जा सकता है, लेकिन पेमेंट बैंक में क्या 1 लाख। एंड जो आपका स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये लैंड कर सकते हैं बट द फोकस विल बी ऑन स्मॉल लैंडिंग। ये याद रखना है ना, कैन लैंड बट द फोकस विल बी ऑन स्मॉल लैंडिंग। एंड क्योंकि नाम से पता चला स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड कैन फाइनेंस द स्मॉल बिजनेसेस, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमई, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इंडस्ट्रीज, इन सबको। एंड कैन प्रोवाइड रेमिटेंसेस एज वेल एज क्रेडिट कार्ड, ये भी है ना। ऑल्सो टू इश्यू एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड। और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। इनको इंश्योर करना पड़ेगा कि 50% ऑफ द लोन पोर्टफोलियो वो आपका अप टू 25 लाख वाला एडवांस में डिवाइडेड हो, यानी कि जो 50% लोन दिए जाएंगे वो लेस देन 25 लाख के सेग्रीगेशन में होगा, है ना। यानी कि 25 लाख, किसी को 16 लाख, किसी को 15 लाख दे दिया, ये हो गया आपका सेग्रीगेशन, है ना। एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, पेंशन, ये सब कर सकते हैं। नाउ वी हैव द डेवलपमेंटल फंड्स। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, कल से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डेवलपमेंटल बैंक के ऊपर अपना लेक्चर सीरीज डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।